हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई के एमसीक्यू की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमने कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 1 से लेकर 4 तक सभी चैप्टर्स के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे उनकी चर्चा कर ली थी और उसी कड़ी में आज हम अध्याय नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स की चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन की जो प्रक्रिया है उसे किस नाम से जाना जाता है वो आपको बताना है। तो वैसे तो आप जानते होंगे कि कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन की जो प्रक्रिया है उसे साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? मानव शरीर के अंदर कोशिकाओं की जो खोज है वो किसने की थी? तो सर्वप्रथम कोशिका की जो खोज है वो की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अगला, ब्रिटिश वैज्ञानिक खाली जगह ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। तो वो ब्रिटिश वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो वो आप सब जानते होंगे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने कॉर्क की पतली काट में मृत कोशिका की खोज की थी, लेकिन सर्वप्रथम जीवित कोशिका की जो खोज है वो ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। यह आपको ध्यान रखना है, मृत कोशिका की सर्वप्रथम खोज कॉर्क की पतली काट में रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में की गई थी, लेकिन प्रथम जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। ठीक। अगला प्रश्न है आपका, रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज उन्हें खाली जगह में देखकर की थी। यानी रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की जो खोज है वो किसके अंदर की थी? तो उन्होंने पतली कॉर्क के टुकड़े में की थी। यानी कि रॉबर्ट हुक ने पतले कॉर्क के टुकड़े में मृत कोशिका की खोज की थी। अगला, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिकाओं की खोज खाली जगह में की थी। यानी ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं की जो खोज है वो कहां पर की थी? तो उन्होंने तालाब के जल में की थी। ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? यानी इनमें से सबसे बड़ी जो ज्ञात कोशिका है जिसका बारे में हमें पता है वो ज्ञात कोशिका कौन सी है वो आपको बताना है। तो सबसे बड़ी जो कोशिका है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। ठीक। अगला, सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत क्या है? इकाई है। यानी कि शरीर की सबसे छोटी मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का है? ये जो कथन दिया गया है ये किस सिद्धांत का कथन है वो आपको बताना है। तो ये जो कथन है ये कोशिका सिद्धांत का कथन है। किसका कथन है? कोशिका सिद्धांत का कथन है। अगला, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था वो आपको बताना है। तो वो किया गया था स्लीडन और श्वान के द्वारा। किसके द्वारा? स्लाइडन, कहीं कहीं पे स्लीडन भी लिखा होगा। स्लाइडन और श्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न, यह किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका जीवन की क्या है? मूलभूत इकाई है। तो अभी हमने बताया ये कोशिका सिद्धांत का कथन है और ये किसके द्वारा दिया गया था? एम स्लीडन व टी श्वान के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका, किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनी होती है? यानी कोशिका सिद्धांत के आगे और किसने रिसर्च किया और उन्होंने एक नया पॉइंट और जोड़ा उसमें और बताया कि जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सब पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनी होती है। ये कथन किसका था? तो ये कथन था रुडोल्फ विर्चो का। किसका कथन था? रुडोल्फ विर्चो का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? यानी इनमें से ऐसा कौन सा जीव है वो जो कोशिका सिद्धांत के नियमों का पालन नहीं करता? तो वो है वायरस या विषाणु। ये जो जीव है ये कोशिका सिद्धांतों का सही ढंग से पालन नहीं करता, यानी इसका अपवाद है। अगला, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता? कोशिका दो प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उनमें इनमें से क्या नहीं पाया जाता?
तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उनमें स्पष्ट नाभिक या केंद्र का क्या होता है, अभाव पाया जाता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। ठीक। अगला प्रश्न, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती है, यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो किन में पाई जाती है, उस जीव जगत का आपको या प्राणी जगत का नाम बताना है। तो वो जगत है मोनेरा जगत। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। मोनेरा जगत के जो प्राणी हैं उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है। अगला, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है, यानी अभी तक ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है वो आपको बताना है। तो वो जीव है माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है। सबसे छोटी जीवित कोशिका किसमें पाई जाती है, माइक्रोप्लाज्मा में। और सबसे बड़ी जीवित कोशिका किसमें पाई जाती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण खाली जगह में होता है, यानी जो यूकेरियोटिक कोशिका है उनमें आरएनए का संश्लेषण कहां पर होता है, तो वो होता है न्यूक्लियस में, यानी कि नाभिक या केंद्रक में। अगला, यूकेरियोटिक कोशिकाओं या सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो जो प्लाज्मा झिल्ली है वो बनी होती है फॉस्फोलिपिड की। किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। अगला, प्रोकैरियोटिक से यूकेरियोटिक भिन्न है, किसके कारण भिन्न है, प्रमुख रूप से अंतर क्या है वो आपको बताना है। तो वो अंतर है कि अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति। प्रोकैरियोटिक से यूकेरियोटिक क्या है, भिन्न है। इसका कारण है कि अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति ये है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को यूकेरियोटिक कोशिकाओं से क्या करती है, अलग करती है। ठीक। अगला 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूकेरियोटिक कोशिका की विशेषता नहीं है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा कथन है जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता। तो वो कथन है आपका पहला, न्यूक्लियस अच्छी तरह से व्यवस्थित है, जो व्यवस्थित होता है, सही बात है, यानी विशेषता है। माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, सही बात है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में होता है। परमाणु झिल्ली ये भी मौजूद होती है, सही बात है। पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि जो पादप कोशिका है उनमें क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, मौजूद होता है। और उसी क्लोरोप्लास्ट के कारण हरे पत्तियों या पादपों की जो पत्तियों का अलग अलग रंग पाया जाता है, वो रंग किसके कारण पाया जाता है, वो क्लोरोप्लास्ट के कारण ही मौजूद होता है। तो ये कथन क्या है, असत्य है, ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता नहीं है। ये किसकी विशेषता है, ये जो कथन है ये कथन बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है। चयनात्मक पारगम्य का मतलब है कि कुछ गिने चुने पदार्थों को ही झिल्ली के एक भाग से दूसरे भाग तक प्रवाहित होने देता है। ठीक है। तो वो कौन सा भाग है वो आपको बताना है। तो वो है कोशिका झिल्ली, जो कुछ गिने चुने पदार्थों को ही एक भाग से दूसरे भाग तक परिवहन होने या विसरण करने की अनुमति देती है। अगला, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है। अभी हमने देखा कोशिका झिल्ली की जो प्रवृत्ति है वो कैसी होती है, अर्ध पारगम्य, यानी कुछ पदार्थों को ये एक भाग से दूसरे भाग में परिवहन करने देती है जबकि कुछ को नहीं। अतः इसकी प्रकृति कैसी है, अर्ध पारगम्य होती है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बनी होती है, ये किसकी बनी होती है वो आपको बताना है। तो ये प्रोटीन की भी बनी होती है और लिपिड की भी बनी होती है, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है। जो प्लाज्मा झिल्ली है वो प्रोटीन व लिपिड से मिलकर बनी होती है। अगला प्रश्न, लिपिड क्या है, आपको बताना है कि लिपिड आखिर होता क्या है। जो लिपिड है वो कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के क्या है, प्रकार है, यानी एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड का क्या है, एक प्रकार का प्रकार है लिपिड। ठीक है। अगला है, कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थ को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है, यानी कि कोशिका का ऐसा कौन सा गुण है जो कुछ पदार्थों को कोशिका के भीतर और बाहर आने जाने की अनुमति देता है। तो वो है कोशिका का भाग क्या है, प्लाज्मा झिल्ली है। ठीक है। जो प्लाज्मा झिल्ली है यही कैसी होती है, अर्ध पारगम्य होती है, जो कुछ पदार्थों को कोशिका के भीतर जाने और बाहर आने की अनुमति प्रदान करती है। अगला है, किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन
कोशिका झिल्ली के आर पार जा सकते हैं, उस प्रक्रम को किस नाम से जाना जाता है? तो उस प्रक्रम को कहा जाता है विसरण की प्रक्रिया। अगला है उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहा जाता है सक्रिय आवागमन। क्या कहा जाता है? सक्रिय आवागमन। यानी उच्च सांद्रता वाले भाग से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों के जो परिवहन की प्रक्रिया है उसे कहा जाता है सक्रिय आवागमन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला गुण नहीं है? यानी इनमें से ऐसा कौन सा गुण है जो लगभग प्रत्येक कोशिका में नहीं पाया जाता? तो वो है कोशिका भित्ति, क्योंकि कोशिका भित्ति प्रत्येक प्रकार की कोशिका में मौजूद नहीं होती है। ठीक। अगला पादप कोशिका या जिसे वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? जो पादप कोशिका या जो वनस्पति कोशिका है वो मुख्यतः किससे बनी होती है? तो वो बनी होती है सेलुलोज से। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। अगला सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेलुलोज भित्ति है वो किसकी सेलों में पाई जाती है, यानी किसकी कोशिकाओं में पाई जाती है? तो वो पादप कोशिकाओं या वनस्पति कोशिकाओं में सेलुलोज की भित्ति पाई जाती है। ठीक। अगला कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या है? जो कोशिका भित्ति है उसकी प्रवृत्ति क्या होती है वो आपको बतानी है। तो वो प्रकृति होती है पारगम्य। कैसी होती है? पारगम्य। अगला निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति मौजूद नहीं होती है, किसमें नहीं पाई जाती? तो वो जीव है आपका माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, कौन सा जीव है? माइक्रोप्लाज्मा। उसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती क्योंकि ये इसकी जो कोशिकाएं है वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं होती है। अगला प्रश्न संख्या 31 निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका में ही स्थित होते हैं? यानी इनमें से ऐसा कौन सा कोशिकांग है या कोशिका का अंग है जो केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है? तो वो है कोशिका भित्ति। ठीक है, यह केवल पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका में ही पाया जाता है। अगला किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? यानी किसकी उपस्थिति की वजह से पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा कोशिका भित्ति, क्योंकि जो कोशिका भित्ति है वो पादप कोशिका में पाई जाती है, बाकी अन्य में नहीं पाई जाती। इसके आधार पर हम अंतर कर सकते हैं कि कौन सी पादप कोशिका है और कौन सी जंतु कोशिका है। अगला प्रश्न है संरचनाओं के कौन से युग्मप्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? इनमें से ऐसे कौन से कोशिकांग है जो पादप और जंतु दोनों ही प्रकार के कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो वो है अंतद्रव्य जालिका और कोशिका कला। ये कोशिकांग पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? इनमें से कौन से भाग है जो वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो कौन कौन से हैं? कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ये तीनों ही कोशिकांग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अगला है एक जीवित कोशिका के संपूर्ण अवयव को खाली जगह के रूप में जाना जाता है। एक जीवित कोशिका के संपूर्ण अवयव को किस नाम से जाना जाता है? जिसमें साइटोप्लाज्मा यानी कोशिका द्रव्य और नाभिक दोनों ही क्या होते हैं? शामिल होते हैं। उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे प्रोटोप्लाज्मा या जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे प्रोटोप्लाज्मा या जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है, जिसमें क्या क्या मौजूद होते हैं? कोशिका द्रव्य और नाभिक मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है? तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, क्योंकि इसमें कोशिका द्रव्य और नाभिक दोनों ही मौजूद होते हैं। अगला कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य जिसे प्रोटोप्लाज्मा भी कहा जाता है, यह किससे बना होता है? यह किससे बना होता है वो आपको बताना है। तो जीव द्रव्य में क्या क्या होते हैं? कोशिका द्रव्य होता है, केंद्रक द्रव्य होता है और अन्य कोशिकांग। ये सब किसमें मौजूद होते हैं? जीव द्रव्य में मौजूद होते हैं। यानी कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, नाभिक या केंद्रक और अन्य कुछ कोशिकांग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। अगला है
कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम किसने दिया था, यानी जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, तो वो की थी J.E. पुरकिंजे ने। किसने की थी? J.E. पुरकिंजे ने सर्वप्रथम जीव द्रव्य की खोज की थी या इसके बारे में पता लगाया था। अगला, जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है वो है आपका जल। अगला, कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कुल कोशिका के द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होते हैं, वो अणु कौन से होते हैं, तो वो होते हैं पानी। क्या होते हैं? पानी है, वो कोशिका में लगभग 70% या उससे भी अधिक मात्रा में मौजूद होता है। अगला, लिपिड स्राव के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है, यानी लिपिड के स्राव के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी होता है वो आपको बताना है। तो उसके लिए उत्तरदायी होती है चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका। इससे किसका स्राव होता है? लिपिड का स्राव होता है। अगला है अंतःप्रद्रव्यीय जो जालिका होती है उसकी सतह पर खाली जगह की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है, यानी किसकी उपस्थिति के कारण अंतःप्रद्रव्यीय जालिका है वो खुरदरी होती है, तो वो होता है राइबोसोम की उपस्थिति के कारण जो अंतःप्रद्रव्यीय जालिका है वो खुरदरी प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है, RER और SER, एक चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका और एक खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका। तो वो खुरदरी इसलिए होती है क्योंकि उस पर क्या मौजूद होते हैं? राइबोसोम मौजूद होते हैं। अगला, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यानी जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया है उसमें किन कोशिकाओं की भूमिका सबसे अधिक होती है वो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका की, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य राइबोसोम के द्वारा ही किया जाता है और राइबोसोम किसमें मौजूद होते हैं? खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका पर मौजूद होते हैं। अगला, राइबोसोम किसके स्थल कहा जाते हैं, तो अभी हमने देखा कि राइबोसोम प्रोटीन निर्माण के स्थल कहे जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन निर्माण का काम या प्रोटीन संश्लेषण का काम खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका पर राइबोसोम के द्वारा ही किया जाता है। अगला, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है, अभी हमने देखा कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है, तो राइबोसोम में। अगला, निम्न में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है, यानी इसमें से ऐसा कौन सा कोशिका का अंग है जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती, तो वो है आपका राइबोसोम। अगला है प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक पुटिका वेसिकल के भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा कोशिका का अंगक है जो पुटिका या वेसिकल के भंडारण, उसके संशोधन और पैकेजिंग के लिए क्या है? जिम्मेदार है, तो वो है आपका गोल्जी का। कौन है? गोल्जी का है। अगला, लाइसोसोम जिसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है एवं पैराक्सीसोम बनता है, यानी लाइसोसोम और जो पैराक्सीसोम है वो किससे बनते हैं वो आपको बताना है, तो वो बनते हैं गोल्जी काय में। कहाँ बनते हैं? गोल्जी काय में इनका निर्माण होता है। अगला, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है, कोशिका में इनमें से कौन सी है जो पाचन थैली कहलाती है, तो वो है आपकी लाइसोसोम। निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम भी कहते हैं, तो एटम बम किसे कहा जाता है? एटम बम कहा जाता है लाइसोसोम को, या जिसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है? देखो काफी इंपॉर्टेंट है, न जाने कितने एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका जवाब आप सब जानते होंगे, उसे लाइसोसोम या लेयन काय के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम से लाइसोसोम या लेयन काय नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है? लाइसोसोम का जो लक्षण है वो किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है, तो वो है आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कारण। किसके कारण? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कारण। अगला, कौन सा कोशिका अंगक किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिका अंगक को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? अभी बताया मैंने वो कौन सा अंगक है, वो आपका लाइसोसोम है। देखो अलग तरीके से भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। बताया गया है कि कोशिका का ऐसा कौन सा अंगक है जो किसी भी बाहरी पदार्थ या खराब कोशिका के अंगक को पचाकर कोशिका को साफ रखने का काम करता है, तो वो भी है आपका लाइसोसोम। अगला, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर पाया जाता है?
तो जितने भी यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है उन सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। याद रखना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। अगला, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था या सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये शब्द दिया गया था कॉर्ल बेंडा के द्वारा। किसके द्वारा? कॉर्ल बेंडा के द्वारा। अगला, किस कोशिका अंग के स्वयं के डीएनए और राइबोसोम होते हैं? यानी ऐसा कौन सा कोशिका अंग है, कोशिका का कौन सा अंग है जिसका स्वयं का अपना डीएनए और क्या होता है, राइबोसोम होता है? तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका अपना खुद का डीएनए और क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। अगला, जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी है? तो जीवाणु कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या है वो कितनी होती है? 0। क्यों? क्योंकि जीवाणु कोशिका किस प्रकार की कोशिका है? वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। तो जीवाणु की कोशिका है उनमें क्या नहीं होता है? तो उसमें सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। अगला, कोशिकाओं में उपापचय की क्रिया कहां पर संपन्न होती है? तो कोशिकाओं में जो उपापचय की क्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्रह या बिजली घर के नाम से जाना जाता है। अगला, खाली जगह वह कौन सा कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैविक रासायनिक प्रक्रिया होती है? देखो, ऊर्जा उत्पादन की बात होगी और ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग कोशीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? इन कोशिकाओं में होने वाले श्वसन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो उसके लिए भी सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया ही जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस या पावर प्लांट भी कहा जाता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और न जाने हजारों एग्जाम्स में पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा वही सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक। अगला, कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है? तो कोशिका की ऊर्जा है वो एटीपी। ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? तो एटीपी की जो आपकी फुल फॉर्म है वो है आपकी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोशिका की जो ऊर्जा है उसे इस रूप में मापा जाता है या जाना जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पायरुविक अम्ल, ये पायरुविक नहीं है, पायरुविक है। ठीक है, कौन सा अम्ल है? पायरुविक। पायरुविक ऐसे लिखेंगे, पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यानी ऐसा कौन सा कोशिका का अंग है जिसमें पायरुविक जो अम्ल है वो टूटकर CO2, जल और क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। वो कौन सा अंगक है? तो वो अंगक है आपका सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जिसमें पायरुविक अम्ल किसमें टूटता है? CO2, जल और ऊर्जा में टूटता है। अगला, ससीम केंद्र की कोशिका में, यानी जिनका जो केंद्र है वो समान होता है, ससीम केंद्र की कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक जीवाणुविक कोशिकाओं के पार्श्वबंधन या परिग्रहण के द्वारा विकास प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है? वो कौन सा कोशिका अंग है जो जीवाणुविक कोशिकाओं के पार्श्वबंधन या परिग्रहण के द्वारा विकास की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है? वो आपको बताना है। तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अगला, निम्न में से किस कोशिका द्रव्यी कोशिकांग को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? निम्न में से किस कोशिका द्रव्यी कोशिकांग को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? तो वो है आपका सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति और पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है? वो कौन सा कोशिका अंगक है जो वनस्पति और पशु कोशिका यानी पादप और जंतु कोशिका दोनों में मौजूद होता है? तो वो है आपका सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ही मौजूद होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होता है? तो वो कौन सा है? वो है आपका प्लास्टिड, जिसे रसदानी के नाम से जाना जाता है। यह केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है। अगला, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित खाली जगह में होता है, यानी
पादपों में ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो वो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हरित लवक। तो अगला प्रश्न है, कौन सी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधों को बढ़ाने में या बढ़ने में मदद करती है। ठीक है, उस कोशिका का नाम बताना है। तो वो कोशिका है मेरिस्टेमेटिक। कौन सी कोशिका है? मेरिस्टेमेटिक, जो पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधे को बढ़ने यानी उसकी वृद्धि में क्या करती है? मदद करती है। अगला है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्रक कौन है? तो कोशिका का जो नियंत्रक केंद्र है वो होता है उसका केंद्रक यानी नाभिक। अगला, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो एक कोशिका का जो केंद्रक होता है उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? अचल का मतलब है कि जो स्थिर होता है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, तो वो है आपका, इसका सही जवाब होगा न्यूक्लिक अम्ल। ये क्या है कि किसी भी कोशिका में उसकी अचल संपत्ति है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। अगला है 74वां, निम्नलिखित में से न्यूक्लिक अम्ल हेतु एकलक कौन है? न्यूक्लिक अम्ल के हेतु एकलक कौन है? तो वो है आपका न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जहां से न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। अगला, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये किसकी फुल फॉर्म है? डीएनए की फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। अगला, डीएनए की जो द्विसूत्री या द्विकुंडली संरचना है, ठीक है, उसका सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? तो वो पता लगाया था आपके वॉटसन और क्रिक ने। ठीक है, डीएनए की जो द्विकुंडली संरचना है उसका सबसे पहले पता लगाया था वॉटसन और क्रिक ने। अगला, डीएनए कोशिका के खाली जगह में प्रमुख रूप से संग्रहित होता है। जो डीएनए है वो कोशिका के नाभिक या केंद्रक में प्रमुख रूप से क्या होता है? संग्रहित होता है। अगला, निम्नलिखित में से नाभिक के अलावा किस कोशिका अंगक में डीएनए पाया जाता है? नहीं, नाभिक के अलावा किसमें और कोशिका अंगक में क्या पाया जाता है? नाभिक पाया जाता है। तो वो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कि नाभिक के अलावा, सॉरी, जो डीएनए है वो नाभिक के अलावा और किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। देखो, ये प्रश्न आईएएस परी में भी पूछा गया है, यानी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो डीएनए है वो नाभिक के अलावा और कहाँ पाया जाता है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अगला, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? यानी नाभिक के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो, अलग तरीके से पूछा गया है, यहाँ पर केंद्रक न देके, नाभिक न देके क्या पूछा है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब भी वही है, नाभिक या केंद्रक। उसके अलावा डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। अगला, डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था, यानी जो डीएनए की टेस्टिंग होती है उसकी प्रक्रिया किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो डॉक्टर एलेक जेफरी द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर एलएफ जैकरी के द्वारा। अगला, डीएनए किस पर हाइपरक्रोमेसिटी दर्शाता है? डीएनए किस पर हाइपरक्रोमेसिटी दर्शाता है? तो वो आपको बताना है ए हीटिंग पर। ठीक है, हीटिंग पर ये क्या करता है? हाइपरक्रोमेसिटी दर्शाता है। अगला, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है उसका नाम होता है पेंटोज। उस शर्करा का नाम क्या है? पेंटोज। अगला, डीएनए में थायमिडाइन द्विभाजी संरचना किसके कारण होती है? डीएनए में थायमिडाइन द्विभाजी जो संरचना है वो किसके कारण होती है? तो वो होती है यूवी किरणों यानी पराबैंगनी किरणों के द्वारा। अगला है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो आनुवांशिक लक्षणों का जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण है, उसके लिए उसके नियंत्रण में कौन सा उत्तरदायी है? ठीक है, तो एंजाइम, हार्मोन, आरएनए, डीएनए। तो उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? उसके लिए जीन उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें से कोई नहीं, या फिर कह सकते हैं उपरोक्त में से एक से अधिक हैं जो उत्तरदायी होते हैं। जैसे आरएनए और डीएनए भी और हार्मोन भी क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा कि या तो उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसमें से एक से अधिक है, वो क्या है? वो आनुवांशिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। अगला, एक डीएनए में 20,000 बेस जोड़े हैं, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होंगे? एक डीएनए है, उसके अंदर जो आधारभूत जोड़े हैं वो कितने हैं? 20,000।
तो इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड मौजूद होंगे, तो उसके डबल यानी कि 40,000। अगला, निम्नलिखित में से कौन डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन करता है? ऐसा कौन सा जीव है जो डीएनए रहित होने पर भी क्या करता है, द्विगुणन की प्रक्रिया करता है? तो वो है आपका तारक केंद्र। अगला, एचआईवी द्वारा उत्पन्न एंजाइम जो पोषी कोशिकाओं के डीएनए के भीतर एचआईवी के डीएनए को संगठित करता है। यानी एचआईवी द्वारा उत्पन्न ऐसा कौन सा एंजाइम है जो पोषी कोशिकाओं के डीएनए के भीतर एचआईवी के डीएनए को क्या करता है, संगठित करता है? तो उसका नाम है इंटीग्रेज। उसका नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम है इंटीग्रेज। अगला, जिन है। जिन क्या है, तो जिन डीएनए का क्या है, एक भाग या हिस्सा है। अगला, जिन बने होते हैं। जिन किससे बने होते हैं, आप सब जानते होंगे। जिन बने होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। किसके बने होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से जिनका निर्माण होता है। अगला, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड एक बहुलक अणु है, इसका पूर्ण नाम क्या है? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका पूर्ण रूप क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण करना। अगला, आरएनए में निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त जो सार है वो उपस्थित नहीं होता? यानी इनमें से ऐसा कौन सा सारीय पदार्थ है जो आरएनए के अंदर मौजूद नहीं होता? तो वो है आपका थाइमिन। अगला, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा सार मौजूद होता है? तो थाइमिन के स्थान पर होता है यूरेसिल। कौन सा होता है, यूरेसिल। अगला, राइबोजाइम्स होते हैं। राइबोजाइम्स क्या होते हैं, आप सब जानते होंगे, यह आरएनए का ही एक प्रकार है। अगला, क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है? तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन ये सभी ही पाए जाते हैं। इसमें क्रोमोसोम में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला, सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक जो आनुवांशिक सूचनाओं का आदान प्रदान होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे प्रतिलेखन कहा जाता है। अगला, एक सामान्य मानव शरीर कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आप सब जानते होंगे, कितनी होती है, 46 होती है। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है? टोटल कितने होते हैं, 46। जोड़े कितने होंगे, 23। ठीक, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अगला, चिंपांजी के कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है? तो चिंपांजी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या 23 होती है। अगला, बंदर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है? तो बंदर के अंदर कितने पाए जाते हैं, 21 जोड़े, यानी टोटल 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं जो कि 21 जोड़ों के रूप में मौजूद होते हैं। अगला, रसायनों का एक समूह जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करता है, उस समूह को क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है आपका साइटोकाइनेसिस। क्या कहा जाता है, साइटोकाइनेसिस। ये कई सारे रसायनों का समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधों के जो गठन है उसकी प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अगला, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करते हैं? तो जितने भी जो एक कोशिकीय जीव है वो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा प्रजनन प्रक्रिया करते हैं, जैसे अमीबा हो गया। अगला, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो एक कोशिकीय जीव है वो है एसिटेबुलेरिया। कौन सा है, एसिटेबुलेरिया। ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा जीव है जो एक कोशिकीय नहीं है? तो वो है आपका स्पाइरोगायरा। क्या है, स्पाइरोगायरा। अगला, एकल कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन और जनन कितने कोशिकाओं के द्वारा की जाती है? जो भी एकल कोशिकीय प्राणी है उसके अंदर जितनी भी समस्त जैविक क्रिया है, पाचन, श्वसन, जनन, ये कितनी कोशिकाओं के द्वारा की जाती है? तो देखो नाम से पता चल रहा है एकल कोशिकीय जीव। जब कोशिका ही एक है तो सारे कार्य उसी एक कोशिका के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अगला, बहुकोशिकीय जीव खाली जगह द्वारा वृद्धि करते हैं। तो जो बहुकोशिकीय जीव है वो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। अगला, एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को क्या कहा जाता है? एक पेड़ की छाल है उसके अंदर जो जीवित कोशिकाओं की पतली परत है उसे कहा जाता है कैबियम। क्या कहा जाता है? उसे कैबियम नाम से जाना जाता है। अगला,
वृक्ष की छालों की कोशिकाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है जो इन्हें गैसों और जल के लिए अभेद्य बनाता है? यानी वृक्ष की छालों के अंदर की जो कोशिका है उसमें ऐसा कौन सा रसायन मौजूद होता है जो गैस और जल के आदान प्रदान की क्रिया को आसान बनाता है? तो उस पदार्थ का नाम होता है सुबेरिन। क्या होता है? सुबेरिन। अगला, किसी पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती है? किसी पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती है? तो उसका नाम है पत्ती। ठीक है। अगला, पौधे के कौन से भाग की एपिडर्मल या एपिडर्मस कोशिकाएं प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत छोड़ते हैं? कौन से भाग में एपिडर्मल या एपिडर्मिस कोशिकाएं एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत छोड़ते हैं? वो कौन सा भाग है वो आपको बताना है। तो वो भाग है केवल उसकी बाह्य सतह, यानी जो एपिडमरिस कोशिका होती है, ठीक है, एपिडमर्स कोशिकाएं होती है या एपिडमिर्स जो कोशिकाएं हैं वो केवल पौधों की बाहरी सतह पर ही पाई जाती है, उसके अलावा आंतरिक भागों में वो नहीं पाई जाती। अगला, निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा प्राणी है जो कशेरुकी नहीं है? तो वो है आपका घोंघा। अगला, कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त या उन्हें टूटने या क्षतिग्रस्त होने से बचाने का काम करता है? वो है केराटिन। कौन सा प्रोटीन है? केराटिन। अगला, रक्त में कुछ निश्चित कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का क्या बनता है? थक्का बनता है। वो कोशिका क्या कहलाती है? उसका आपको नाम बताना है। उन्हें कहा जाता है बिंबाणु या प्लेटलेट्स, जिसके कारण रक्त का थक्का बनता है। अगला है, जीवित कोशिकाओं में निषेचन के दौरान एक कोशिका के निर्माण के लिए नर और मादा युग्मकों का क्या होता है? संलयन होता है, जिसे कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे युग्मनज या जायगोट कहते हैं। जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, उसके जो संलयन की प्रक्रिया है, जो निषेचन की प्रक्रिया कहलाती है, उसके द्वारा किसका निर्माण होता है? युग्मनज या जायगोट का निर्माण होता है। अगला, जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसे जीवों को कहा जाता है द्विकोरिक जीव। क्या कहा जाता है? द्विकोरिक जीव कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? आप सब जानते ही होंगे वो कोशिका कौन सी है? अग्नाशय कोशिका है। क्या बोल रहा है? सॉरी, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका वो कौन सी है? तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, कौन सी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है? तो नाम से पता चल रहा है तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होती है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? जन्म के बाद मानव का ऐसा कौन सा ऊतक है जिसमें कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तो वो है आपका तंत्रिका ऊतक। अगला, डेंड्राइट और एक्सोन किस कोशिका के भाग है? तो ये जो है ये तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के ही भाग होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? ठीक है, प्रतिरक्षी यानी एंटीजन पैदा करती है। ऐसी कौन सी कोशिका है जो प्रतिरक्षी पैदा करती है? तो वो कोशिका आपकी कहलाती है, उन कोशिकाओं का नाम है लसिकाणु या लिम्फोसाइट, जो विभिन्न रोगों से लड़ने में मदद करती है। अगला है, कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं के निकट रूप से संबंध और अंतर्विष्ट है, जो द्वार कोशिकाओं से काफी निकट रूप से संबंधित है, उन कोशिकाओं का नाम क्या है? तो उन कोशिकाओं का नाम है सहायक कोशिकाएं। अगला, द्वार कोशिकाएं खाली जगह को घेरती है। तो जो द्वार कोशिकाएं है वो किसको घेरने का काम करती है? वो रंध्रों को घेरने का काम करती है। अगला, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? ने किसी जीवित शरीर के अंदर कोशिका या ऊतक की जो मृत्यु हो जाती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे कहा जाता है नेक्रोसिस। क्या कहा जाता है? नेक्रोसिस। अगला है, जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीक से लगाया जाता है? जीवित कोशिका के अंदर जो रेडियोधर्मी तत्व है उनका पता लगाया जाता है स्वविकिरणी चित्रण या ऑटो रेडियोग्राफी विधि से। अगला प्रश्न, कोशिका पहचान और कोशिका बंधन निम्नलिखित में से किस सैकेराइड बहुलक का कार्य है? कोशिका की पहचान और कोशिका का बंधन ये किस बहुलक का कार्य है वो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब होगा ओलिगोसैकेराइड। अगला, आमाशय ग्रंथियों की
पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं है, यानी आमाशय ग्रंथियों की जिनसे पेप्सिन का स्राव होता है वो कोशिकाएं कौन सी है, तो वो कोशिका है आपकी मुख्य कोशिकाएं, आमाशय की मुख्य कोशिकाएं। अगला, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का स्राव होता है, ये तो आप सब जानते होंगे, वो होती है आपकी बीटा कोशिकाएं। अगला, पैंक्रियाज, ठीक है, पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है क्या कहलाती है, जो कोशिकाएं इंसुलिन उत्पन्न करती है उन कोशिकाओं को कहा जाता है आइलैंड्स ऑफ लैगरहैंस, यानी लैगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं, आइलैंड्स ऑफ लैगरहैंस यानी कि लैगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं। अगला, वर्णांधा, हमारे शरीर में वर्णांधा यानी वर्णांधता का मतलब होता है, वर्णांधता का मतलब होता है कि रंगों की पहचान नहीं होती, हमारे शरीर में किन कोशिका की गड़बड़ी के कारण होती है, तो जो वर्णांधता या कलर ब्लाइंड, जिसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, ये एक प्रकार का रोग है जिसमें हमें विभिन्न रंगों की पहचान नहीं हो पाती। तो यह रोग किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण होता है, तो वो कोशिका है आपकी शंकु कोशिका। अगला, सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किस में मौजूद है, जो सहचर कोशिका है वो मौजूद होती है एंजियोस्पर्म में। अगला, एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक नाम से जाना जाता है। अगला, एक मृदु उत्तक कोशिका जो कोशिकीय अजैव पदार्थ का संग्रहण करती है क्या कहलाती है, जो अजैव पदार्थ का संग्रहण करती है उसे कहते हैं आइडियोब्लास्ट या विचित्र कोशिका, जो कोशिका के अंदर उत्पन्न होने वाले अजैविक पदार्थों का संग्रहण करती है। अगला, किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग तैयार किए जाते हैं, किन मूल कोशिकाओं से मानव के अतिरिक्त भाग तैयार किए जाते हैं, तो उन कोशिकाओं के कहते हैं स्टेम कोशिकाएं, क्या कहते हैं, स्टेम कोशिकाएं। अगला, स्तनपायी जीवों की त्वचा में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी संरचना शरीर को गर्म रखने में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती है, वो कौन सी कोशिका है, वो कोशिका होती है वर्णकीत कोशिकाएं, जो स्तनपायी जीवों के शरीर को गर्म रखने का काम करती है। अगला, फ्लोएम, जो कि पादप उत्तक है, फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती है, तो फ्लोएम के अंदर जो सहचर कोशिका है वो आवर्त बीजी में पाई जाती है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में पाई जाती है, जीभ के कौन से हिस्से में खट्टे स्वाद का ज्ञान कराने वाले कोशिकाएं पाई जाती है, तो वो भाग है आपका पार्श्व भाग। कौन सा भाग है, पार्श्व। अगला है सब खट्टे स्वाद, अगला प्रश्न है आपका कि सबसे छोटी वाहिकाएं जो एक कोशिका मोटी होती है, यानी एक कोशिका की जितनी मोटी होती है वो क्या कहलाती है, तो उसे कहा जाता है कोशिकाएं। क्या कहा जाता है, कोशिकाएं। अगला, रंध्र को घेरने वाली दो रक्षा कोशिकाओं का आकार क्या होता है, तो रंध्र को घेरने वाली जो दो रक्षा कोशिका है उनका जो आकार है वो वक्रक के आकार के समान होता है। अगला, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, आपको क्या करना है, मिलान करना है। एक भाग में लिखा हुआ है पेशीय उत्तक का प्रकार, दूसरे भाग में लिखा हुआ है कोशिका का प्रकार। पहला है रेखित, तो जो रेखित कोशिका है वो कैसी होती है, वो होती है लंबी, बेलनाकार और शाखा रहित होती है। ठीक, चिकनी जो पेशीय उत्तक है वो होती है लंबी के साथ साथ अंतिम उनका सिरा कैसा होता है, नुकीला। और हृदय पेशिया होती है, जो हृदय पेशीय उत्तक होते हैं वो बेलनाकार और कैसी होती है, शाखाओं वाले, यानी कि पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो इस प्रकार हमने आपकी कोशिका के लगभग 140 प्लस जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स थे उनकी चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है यह क्लास आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास और मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।